नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में किसी मैजिक से कम नहीं है। एक ऐसी सभ्यता की कहानी जो किसी फीनिक्स पक्षी की तरह बार बार अपनी ही राख से उठ खड़ी होती है। अब सोचिए, 5 लाख साल के इतिहास को, एक सभ्यता की इनक्रेडिबल रेजिलियंस को एक छोटी सी चर्चा में समेटना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन आज हम यही करने वाले हैं। ये कोई ऑर्डिनरी इतिहास की क्लास नहीं है। ये हमारी और आपकी इस महान मिट्टी की यात्रा है, जिसने सबसे बुरे दौर देखे और फिर वापस शिखर पर पहुंचकर आसमान को छुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए सीधे इस एपिक यात्रा में डाइव इन करते हैं। आज हम इन मेन पॉइंट्स के जरिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सभ्यता का उदय कैसे हुआ, फिर वो स्वर्णिम दौर और ज्ञान का युग। उसके बाद हम देखेंगे आक्रमणों का वो मुश्किल समय और कैसे एक कड़ा प्रतिरोध शुरू हुआ। अंत में आज़ादी का संघर्ष और आज के आधुनिक भारत का शानदार पुनरुत्थान। एकदम एक्शन पैक्ड होने वाला है ये सफर। तो हमारा पहला पड़ाव है सभ्यता का उदय, यानी अर्ली ह्यूमन से लेकर सिंधु घाटी तक का वो इनक्रेडिबल टाइम। देखिए, आमतौर पर हमें लगता है कि इतिहास क्या होगा, बस कुछ हजार साल पुराना, लेकिन सच्चाई आपके परसेप्शन को पूरी तरह बदल देगी। 5 लाख साल पहले, ध्यान दीजिएगा, 5 लाख साल पहले मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में अर्ली ह्यूमन के जीवाश्म मिले, जिन्हें हम नर्मदा ह्यूमन कहते हैं। फिर करीब 1 लाख साल पहले की भीमबेटका की गुफाओं वाली चित्रकारी देखिए, जहां आदि मानव ने अपनी कहानियां दर्ज की। और उसके बाद आती हैं करीब 9000 साल पहले की मेहरगढ़ की बस्तियां। ये टाइमलाइन अपने आप में एक सॉलिड प्रूफ है कि इस उपमहाद्वीप पर सभ्यता की जड़ें कितनी ज्यादा गहरी हैं। अब ये जो नंबर है ना 9000, ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। आप खुद सोचिए ये क्या दर्शाता होगा। 9000 साल पहले मेहरगढ़ में लोग सिर्फ खेतीबाड़ी नहीं कर रहे थे। खुदाई में मिले जबड़ों से एक ऐसी बात पता चली है जो किसी को भी चौंकाने के लिए काफी है। वो लोग पत्थर की बारीक ड्रिल का इस्तेमाल करके दांतों का इलाज करते थे। जी हां, अर्ली डेंटिस्ट्री। इतनी सदियों पहले ऐसी एडवांस टेक्निक का होना सच में एक ऐसा जादू है जो हमें डायरेक्ट अपने इस इतिहास से जोड़ देता है। अब फिर मेहरगढ़ से आगे बढ़कर आती है सिंधु घाटी सभ्यता। इन्होंने करीब 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक विशाल एम्पायर खड़ा किया। इनकी टाउन प्लानिंग देखेंगे तो आप लिटरली हैरान रह जाएंगे। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल परफेक्ट 90 डिग्री पर काटती थी। आज के मॉडर्न शहरों की तरह इनके पास एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम और मैनहोल्स थे। मोहनजोदारो का पब्लिक बाथ तो नेचुरल तारकोल यानी बिटुमेन से प्रॉपरली वाटरप्रूफ किया गया था। और सबसे कमाल की बात, जहां हम आज तक इनकी लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, वहां किसी तरह के हथियार या युद्ध के निशान नहीं मिले। ये एक बहुत ही शांतिप्रिय, पीसफुल ट्रेडिंग सोसाइटी थी जो आगे चलकर जलवायु परिवर्तन के सामने ढल गई। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, स्वर्णिम साम्राज्य और ज्ञान का युग। एक ऐसा दौर जिसने सच में पूरी दुनिया को रोशनी दी। नदियों के किनारों से निकलकर अब हम एक ऐसी दुनिया में एंटर करते हैं जहां विशाल साम्राज्यों का उदय हो रहा था। इस नए और बदलते समाज को समझने के लिए जरा स्वयंवर जैसी प्रथा पर गौर करते हैं। प्राचीन भारत की एक ऐसी प्रथा जहां विवाह के योग्य महिला अपने लिए उम्मीदवारों में से अपना पति खुद चुनती थी। ये क्लियरली दिखाता है कि जब मगध और मौर्य जैसे विशाल साम्राज्य बन रहे थे, तब भी प्राचीन भारतीय समाज महिलाओं की आज़ादी और उनके अधिकारों को लेकर कितना ज्यादा प्रगतिशील था। इस दौर को गोल्डन एज ऐसे ही नहीं कहा जाता। भारत तब तक विज्ञान और शिक्षा का एक एब्सोल्यूट ग्लोबल हब बन चुका था। आर्यभट्टा ने शून्य यानी जीरो का कॉन्सेप्ट दिया और हीलियोसेंट्रिक थियरी दी कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चक्कर लगाती है। आयुर्वेद की बात करें तो सुश्रुता ने सदियों पहले कॉम्प्लेक्स प्लास्टिक सर्जरी और कैटरैक्ट के ऑपरेशंस किए थे। और धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी, वो इतनी एडवांस थी कि जिंक एक्सट्रैक्ट करना हो या दिल्ली का वो मशहूर लोहे का स्तंभ जो आज तक बिना रस्ट के खड़ा है, सब यहीं हो रहा था। और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में तो क्या ही कहें। 10,000 छात्र पूरी दुनिया से यहां आते थे, मुफ्त शिक्षा मिलती थी और एक इतनी विशाल लाइब्रेरी थी जिसका उस समय कोई मुकाबला ही नहीं था। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता और यहां से हम पहुंचते हैं एक नए, थोड़े अंधेरे मोड़ पर, आक्रमणों का युग। ये वो समय था जिसने इस सभ्यता का रुख बदल दिया। ज्ञान और शांति का ये सुनहरा दौर हमेशा के लिए स्थायी नहीं रह सका। यहाँ आपको एक बहुत बड़ा और ट्रैजिक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा। एक तरफ थी हमारी शांतिप्रिय ज्ञान की पहचान नालंदा, जिसके पास 90 लाख से ज्यादा किताबें और दुनिया भर के विद्वान थे।
और दूसरी तरफ बख्तियार खिलजी द्वारा की गई उसकी तबाही। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि जब उस मैसिव लाइब्रेरी में आग लगाई गई तो किताबें लगातार 3 महीने तक जलती रहीं। सोचकर देखिए, इस एक घटना के साथ ही सदियों का आयुर्वेद, विज्ञान और गणित का ज्ञान हमेशा के लिए राख हो गया। और सिर्फ नालंदा ही नहीं, इस युग में ऐसी कई और घटनाएं दर्ज हैं जो इतिहास के इस बेहद कठिन समय की गवाही देती हैं। सोमनाथ मंदिर की अथाह संपत्ति का बार बार लूटा जाना, दक्षिण भारत में जो दुनिया के सबसे संपन्न शहरों में से एक था, हम्पी, उसका पूरी तरह नाश कर दिया जाना, और चित्तौड़गढ़ का वो दिल दहला देने वाला इतिहास जहां आक्रमणकारियों के किले में घुसने पर 16,000 महिलाओं ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खुद को जौहर की आग के हवाले कर दिया। ये सभी फैक्ट्स इस दौर के उस भयानक संघर्ष और पीड़ा को बिल्कुल साफ साफ बयान करते हैं। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। यहां से शुरू होता है कड़ा प्रतिरोध और संघर्ष, अपना अस्तित्व बचाने की वो अनयील्डिंग जिद। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यहां ये है कि ये जुल्म बिना कड़े प्रतिरोध के आगे नहीं बढ़ सका। इस मिट्टी के शूरवीरों ने हथियार उठाए और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनके उस दृढ़ निश्चय का अनुमान आप महाराणा प्रताप की इस कसम से लगा सकते हैं। उन्होंने कहा था, जब तक चित्तौड़गढ़ आजाद नहीं हो जाता, मैं सोने चांदी की थाली में नहीं खाऊंगा और ना ही नरम बिस्तर पर सोऊंगा। जस्ट इमेजिन द डेडिकेशन। उन्होंने अपने सारे आयशो आराम छोड़ दिए और जंगल में भील आदिवासियों के साथ मिलकर गेरिला युद्ध शुरू कर दिया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह संघर्ष देश के किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं था, हर कोने से आवाज उठी। शुरुआती दौर में बप्पा रावल ने अरब आक्रमणों को पीछे खदेड़ दिया। दक्षिण में देखें तो हरिहरा और बुक्का ने अपनी रूट्स की तरफ लौटकर उस अत्यंत अमीर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज ने एडवांस्ड करेला टैक्टिक्स और एक मजबूत मराठा नौसेना का निर्माण किया, जिसने समीकरण ही बदल दिए। और फिर उनके बेटे संभाजी महाराज, जिन्होंने अपने धर्म और स्वाभिमान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इन्हीं वीर चेहरों की वजह से ही यह तय हुआ कि हमारी मूल संस्कृति को कभी पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकेगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, आज़ादी के संघर्ष की ओर। वो दौर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साया भारत पर पड़ा। समय बदला और उसके साथ ही आक्रामक कार्यों का रूप भी बदल गया। व्यापारी बनकर आई ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया एक सिस्टमैटिक आर्थिक शोषण, लेकिन उन्हें इसका भी बहुत कड़ा जवाब मिला। आप इस डेटा को देखिए। जब अंग्रेजों ने किसानों से जबरदस्ती नील यानी इंडिगो की खेती करवाई, तो आवाम और राजाओं ने मिलकर 1857 की क्रांति को जन्म दिया। जब भारत के स्किल्ड बुनकरों के अंगूठे काटे गए ताकि इंग्लैंड का कपड़ा मार्केट में बिक सके, तो भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन और खादी से काउंटर किया। और जब उन्होंने अपनी डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, तो सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी ने क्लियर ऐलान कर दिया कि आज़ादी अब मांग कर नहीं, छीन कर ली जाएगी। ये आज़ादी का सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये सफ़र कई दर्दनाक पड़ावों से गुजरा है। 1857 के उस पहले स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1919 में हुए उस दिल दहला देने वाले जलियांवाला बाग मैसेकर तक। फिर 1930 में आता है महात्मा गांधी का नमक कानून तोड़ने वाला दांडी मार्च, और अंततः 1947 में आज़ादी। लेकिन ये आज़ादी अपने साथ एक बहुत भारी कीमत लेकर आई थी, पार्टीशन। एक ऐसी रात जहां लाखों लोग पलक झपकते ही बेघर हो गए और नक्शे पर खींची एक आम सी लकीर खून और आंसुओं की गवाह बन गई। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे इंस्पायरिंग चैप्टर पर, आधुनिक पुनरुत्थान, एक फीनिक्स की तरह ज़राक से वापस उड़ान भरता भारत। देखिए, जब अंग्रेज यहां से गए थे तो दुनिया भर का यही अनुमान था कि ये देश अब आगे नहीं बढ़ पाएगा। यहां एक छोटी सी सुई तक नहीं बनती थी। आज़ादी के तुरंत बाद की स्थिति ऐसी थी कि देश की 562 छोटी बड़ी प्रिंसली स्टेट्स टुकड़ों में बंटने के लिए पूरी तरह आज़ाद थीं। देश का स्प्रिंटर होना ऑलमोस्ट तय लग रहा था। लेकिन तभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की फौलादी इच्छा शक्ति ने जो किया, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने अपनी बेजोड़ क्षमता से इन तमाम बिखरी हुई रियासतों को एक सूत्र में पिरो दिया और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की एक मजबूत नींव रखी। और ये बात एकदम ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि पिछले कुछ दशकों में हमने क्या हासिल किया है। एक वक्त था, जो आप सामने देख भी सकते हैं, जब भारत के पहले रॉकेट के हिस्सों को साइकिल और बैलगाड़ी पर रखकर ले जाया गया था। तब शायद दुनिया हम पर हंस रही थी, लेकिन आज चंद्रयान ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सेफली लैंड करके वो हासिल कर लिया है जो दुनिया के सबसे पावरफुल देश भी आसानी से नहीं कर पाए।
ये अचीवमेंट हमें वापस सीधा आर्यभट्ट के उस प्राचीन खगोल ज्ञान की याद दिलाती है, एक ज्ञान जो सदियों पहले बोया गया था और अब वो सितारों को छू रहा है। ये पूरा सफर ना लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 5 लाख साल पुराने जीवाश्म से लेकर चांद पर तिरंगा फहराने तक का सफर। इस सभ्यता ने अत्याचार झेला, तबाही देखी और फिर भी हर बार अपना अस्तित्व बचाकर एक नए विश्वास के साथ खड़ी हुई। अब जब यह महान सभ्यता दोबारा सितारों की ओर बढ़ चुकी है, तो एक सवाल जरूर मन में आता है, भारत का अगला अध्याय, अगला चैप्टर क्या होने वाला है? ये एक ऐसी जोशीली और पावरफुल सोच है जो हमें आगे बढ़ने के लिए और अपनी हिस्ट्री को समझने के लिए और एक्साइटेड करती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको इस लचीलेपन का एक नया और गहरा पर्सपेक्टिव मिला होगा। तो बस आज के इस सफर को यहीं रोकते हैं। जल्द ही मुलाकात होगी ऐसी ही किसी और शानदार कहानी के साथ।